नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जो हम आपको बता रहे थे कि यूपीएससी का मेंस का आंसर राइटिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इसके लिए जो यूपीएससी ने खुद इंस्ट्रक्शंस दिया है उनके एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के हम देख रहे हैं। उसमें हमने 2 वर्ड को तो देख लिया कि क्या मतलब होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग का और क्या मतलब होता है एबिलिटी टू एनालाइज का। आज जो हम बात करेंगे टेक व्यू का और दूसरा बात करेंगे हम ऑन कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक व्यू का। टेक व्यू का क्या मतलब होता है? ये जो टेक व्यू है ये सबसे पहला तो होता है कि ओन व्यू, आपका अपना खुद का व्यू। लेकिन यहां पे कहता है टेक व्यू ऑन कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, डिमांड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब सिर्फ इस मीनिंग से काम नहीं चलेगा, इसका कुछ और मीनिंग होता है, उसको आज हम विस्तार से समझते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पार्ट है, वह है कि आपको कंसीडर करना है किस किस चीज को कंसीडर करना है, अंडरस्टैंड करना है, प्लस एडॉप्ट करना है ना। डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो डिफरेंट व्यूज हैं किसी भी पार्टिकुलर कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज को लेकर के, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स को लेकर के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट व्यूज है, इनको आपको कंसीडर करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको आपको एडॉप्ट करना है। इसका मतलब आप जो अपना व्यू बना रहे हैं उसमें इन सारे चीजों को भी कंसीडर करना है कि किसी कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज पे क्या दूसरे लोगों का व्यूज है, क्या अन्य लोगों का पर्सपेक्टिव्स है, इन सबको भी आपको कंसीडर करना है, पहली बात। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं इस चीज को कंसीडर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या है। इसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको ओपन माइंडेडनेस होना है। आपका बिल्कुल ओपन माइंडेड मतलब होता है आप किसी भी प्रीजुडिस के शिकार नहीं हैं। आपका पहले से पूर्व से बनाई गई किसी भी धारणा से आप ग्रसित नहीं हैं। हमेशा आप किसी भी नए अल्टरनेटिव जो ओपिनियन है उनको सुनने के लिए तैयार हैं। मतलब ओपन माइंडेडनेस जो है, इसको समझने के लिए सिंपल आपको प्रिजुडिस के शिकार नहीं होनी है, पहली बात। दूसरी बात कहता है इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग हम कई बार आपको बता चुके हैं कि किसी भी बड़े चीजों को, बड़े पिक्चर को, इश्यूज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखना, उसको इंपॉर्टेंस को समझना और साथ ही साथ उनके आपस के जो रिलेशंस है उनको समझना, इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तीसरा बात जो है वो है इम्पैथी से रिलेटेड। एक वर्ड होता है सिंपैथी और दूसरा होता है इम्पैथी। सिंपैथी और इम्पैथी में ये अंतर है और ये आपके यूपीएससी का जो इथिक्स पेपर है उसका भी एक टर्मिनोलॉजी है। एम्पैथी का मतलब होता है, पर सिंपैथी समझिए कि सिंपैथी का मतलब होता है कहीं कोई रोड पे दुर्घटना हुई तो आपको उस व्यक्ति से जो कि घायल पड़ा है उससे आपको एक सिंपैथी हुआ कि बहुत खराब हुआ उसके साथ। पर एम्पैथी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति घायल रोड पे पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, आप ये एज्यूम करते हो कि अगर मैं इसके जगह होता तो क्या होता, और अपने आप को और आप जो एक्सपेक्ट करते दुनिया वालों से, जो क्या उनको हेल्प करना चाहिए, ये जब आप एज्यूम करते हो, इस बात को समझ करके फिर जब आप उसको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हो, तब इसको बोलते हैं इम्पैथी। इसका मतलब कि जो कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं लोगों का, उस व्यूअर्स के प्रति आपका इम्पैथी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जो तीसरा लास्ट पॉइंट है इसमें वो है
आपको विलिंगनेस टू कंसिडर अल्टरनेटिव जो व्यूज है ओपिनियंस, आपको हमेशा विलिंगनेस होना चाहिए, आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि आपके सामने जो चारों बगल अल्टरनेटिव्स व्यूज हैं, अल्टरनेटिव व्यूज मतलब आपसे अलग जो व्यूज है, जो ओपिनियंस है, उनको लेकर के आपके अंदर हमेशा उनको सुनने और समझने की भावना होनी चाहिए। ये सारी बात मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये क्या है। ये सारी बात जो मैंने आपको बताया वो बताया है कि ये क्या है, क्या कंसीडर, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसका हेल्प क्या होता है। इससे हेल्प जो होता है, इसका हेल्प ये होता है कि पहला है कि आपको एक वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग होता है सारे चीजों को लेकर के। वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी कंफ्लिक्टिंग इश्यूज है उनको लेकर के हर पर्सपेक्टिव को जब आप समझते हो तो इसको बोलते हैं वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है कि इन्फॉर्म डिसीजंस, वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग होता है। दूसरा पॉइंट होता है इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में आपको ये हेल्प करता है। क्लियर? ये सारी बात जब हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें वह है आपका बेनिफिट्स। क्या है इसके, हम बात करते हैं बेनिफिट्स के। इसमें जो पहला बेनिफिट है, इन द प्रोसेस आपका कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों से होता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेट कर पाते हो, उनकी बातों को समझते हो, अपनी बातों को समझा पाते हो जब आप इन सारे चीजों को मतलब दूसरे के ओपिनियन को भी कंसीडर करते हो। तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन बेनिफिट में। और जो दूसरा पॉइंट है, इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में बहुत ही आगे बढ़ जाते हो, अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। याद रखिएगा, जब तक आप जितने भी अल्टरनेटिव व्यूज हैं कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज पे, उन सबको समझ नहीं लेते हैं, उनके प्रति आपका एम्पैथी नहीं होता है, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तब तक आप एक अच्छा डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। अच्छा डिसीजंस लेने के लिए या अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होने के लिए जो अभी सारी बातें मैंने कहा है, उन सारे चीज़ों को आपको अपने जीवन में एडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब डिसीजन मेकिंग की बात किया मैंने, ये सारे चीज़ है टेक व्यू के अंतर्गत आ गया। जब आप टेक व्यू लेते हैं, अपना जो ओपिनियन बनाते हैं, उन अपने ओपिनियन को इन सारे चीज़ों के आधार पे बनाते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने टेक व्यू वर्ड को लिखा है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है सोशियो इकोनॉमिक। किस पे व्यू लेना है, तो जो कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिमांड्स हैं, ये क्या होता है इनको समझना है। याद रखिएगा, ये जो कन्फ्लिक्टिंग है, ये वाला जो पार्ट है, ये कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक वास्तव में एक सिचुएशन है। ये क्या है, एक सिचुएशन है ना, जिसमें बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स हैं, मतलब पार्टी है। एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे पार्टीज हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं किसी भी सोसाइटी के, और हर किसी का अपना अपना कंपीटिंग इंटरेस्ट है, हर किसी का अपना कंपीटिंग डिजायर है। मतलब हर किसी का अपना अपना अलग अलग डिजायर है, इंटरेस्ट है किसी भी इश्यूज को लेकर के। पहली बात तो ये एक सिचुएशन है। दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं, यह सिचुएशन अराइज ही क्यों होता है, यह सिचुएशन उत्पन्न ही क्यों होता है। तो हम बात करते हैं अराइज का, कि ये सिचुएशन होता ही क्यों है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश में पॉपुलेशन है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है, हम डाइवर्सिटी से भरे हुए हैं। तो पहला है डाइवर्स पॉपुलेशन है। दूसरा बात है कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हमारा सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक सेटअप है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका डायनेमिक्स, इसके कारण भी ये होता है। जो तीसरा पॉइंट है, समाज में रहने वाले बहुत सारे लोगों का, हर लोगों का अपना अपना अलग अलग प्रायोरिटीज होता है। वो जो डिफरेंट प्रायोरिटीज होता है, लोगों का बहुत ज्यादा डिफरेंट जो वैल्यूज होता है, लोगों का अपना अलग अलग डिफरेंट जो नीड्स होता है, इन सारे चीजों के कारण यह सिचुएशन उत्पन्न होता है, यह अराइजेज होता है। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए कि एक इशूज है, कन्फ्लिक्टिंग इशूज है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है और एक तरफ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है वस्तु के दाम में वृद्धि, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लोग रोजगार खोज रहे हैं पर उसको रोजगार नहीं मिलना। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, जॉब देना पड़ेगा, लेबर जो मार्केट में है उनको आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो इनका जो वेज है वह भी धीरे धीरे बढ़ेगा। वेज मतलब इनके पास जो पैसा आ रहा है वो बढ़ेगा। जब ये वेज बढ़ेगा तो जो सामान का प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? लेबर को जब आप इंक्लूड करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। लेबर कॉस्ट बढ़ने से उस जो जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। जब उसका कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसी को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? जो आरबीआई है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। जब आप इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ा देती है तो लोन लेना महंगा हो जाता है और बैंक उसके पास लोन लेने नहीं जाती है। जब बैंक लोन नहीं लेगी तो बैंक मार्केट में पैसा नहीं देगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग सामान नहीं खरीदेगा, सामान नहीं खरीदेगा तो जो वस्तु है उसका दाम घटेगा। एक तरफ दाम बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट देने से, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब दाम को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बैंक को घटाना पड़ता है। मतलब इन दोनों में बैलेंस करना पड़ता है। पहली पॉइंट पे ये कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है ना। कोई एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है, कोई कह रहा है इन्फ्लेशन को घटाओ। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है इसको सोशियो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्टिंग गोल है हर किसी का, ऑब्जेक्टिव है हर किसी का, डिमांड है हर किसी का, लेकिन वो कन्फ्लिक्टिंग है। एक और एग्जांपल से अगर हम समझें तो वो है ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ करना हो तो क्या होगा? ज्यादा बहुत ही रैपिडली आपको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको बिजनेस बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एक्सेसिव जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होगा, पॉल्यूशन होगा एंड डिफॉरेस्टेशन होगा। ये क्या हुआ? ये इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के बाद इन्वायरमेंट पे जो प्रॉब्लम होता है वो हो गया। अब जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने की बात आएगी तो उसके प्रोटेक्शन देने से क्या होगा? जो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बनेंगे, जो कंजर्वेटिव एफर्ट्स होंगे, उसके कारण बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कर्व होगा, वो बहुत ही संकुचित हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है उस पर लिमिटेशंस लगेगा। मतलब फिर से कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक जो गोल्स है, डिमांड्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, इस तरह का कंडीशंस, इस तरह का सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। अगर आप इसको और अच्छी तरह से और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो आप इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इफिशियंसी को समझ सकते हैं। मान लीजिए समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, बहुत लोग अमीर हैं, बहुत लोग कम, मतलब 100 में 10 अमीर है, 90 गरीब है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वलिटी लाने के लिए सरकार क्या करती है? टैक्स लगा देती है। तो 10 लोगों से पैसा टैक्स के रूप में लेती है और जो बाकी 90 लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है, चाहे उसका कई तरीका, अलग अलग तरीका हो। इससे एक तरफ तो आप इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हो, साथ ही साथ आप इकोनॉमिक इफिशियंसी को भी बनाना चाहते हो। अब इकोनॉमिक इफिशियंसी कैसे आएगा? आप जब इंडस्ट्री लगाने वाले को या जो इंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उन पे जब टैक्स लगाते हो तो उनका जो इंसेंटिव्स है काम करने के प्रति, उनका जो एक कह सकते हैं कि उनके अंदर जो एक होता है कि हमको कुछ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, उनका जो उत्साह है वो कमजोर पड़ जाएगा। फिर से देखिए कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज आ गया। इसके बाद एक और चीज समझिएगा, पब्लिक सर्विस जो गवर्नमेंट है वो हमारे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोग हैं, उनको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड कराती है ना। जो बच्चे हैं उनको, जो बुजुर्ग हैं उनको, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। इस तरह के कॉस्ट को बियर करने के लिए गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है। जब कर्ज लेता है तो जो बजट है वहाँ डिफिसिट हो जाता है। एक तरफ इस चीज़ को, पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करने में
आपको कर्ज लेना पड़ता है, बजट में डिफिसिट होता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेंटेन हो। मतलब ये हो गया कि बजट जो डिफिसिट है, मतलब फिजिकल डिफिसिट्स है, उसको धीरे धीरे कम करना हो। इसमें बहुत सारे एक एक्ट लाया था वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में, एक एक्ट लाया गया था जिसके फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे प्रावधान किए गए। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स हैं, क्यों है वो भी मैंने बताया, क्यों ऐसा सिचुएशन पैदा होता है ये बताया। इन सारे सिचुएशन में आपको अपना व्यू बनाना है, मतलब हवा में व्यू नहीं बनाना है। चारों बगल जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोगों का अपना अपना डिमांड है, उन सारे का कंसीडर करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, समझते हुए, अपना प्रिजुडिस को साइडलाइन करते हुए, एक ओपन माइंडनेस को बनाते हुए, इन सारे ओपिनियन को जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप बहुत ही अच्छी ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन सकते। आईएएस बनने के बाद आप जब फील्ड में काम करेंगे तो आपको वहां भी अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ता है। आप अच्छे आईएएस बन करके अच्छा काम करेंगे कि नहीं, उसी का टेस्ट होता है यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में। क्वेश्चंस जब ऐसा पूछा जाता है तो आपको आपका आंसर बहुत ही बैलेंस देना होता है। कैसे बैलेंस देना है, उसी की बात हमने यहाँ पे किया कि टेक व्यू बनाना है, अपना व्यू बनाना है, कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल, ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स में जो बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, उनकी सारी बातों को सुनना है, समझना है, एंड देन अपना व्यू बनाना है। और वो भी आपका बैलेंस व्यू होना चाहिए। वही आपके मेंस के आंसर राइटिंग में दिखना चाहिए कि ये लड़का या ये लड़की जो आंसर लिखी है, इसका आंसर इस इशूज पे, जिस इशूज बेस्ड ये क्वेश्चन है, उस पे इसका एक बहुत ही बैलेंस ओपिनियन है, व्यूज है। ये आईएएस बनने के लायक है। आईएएस बनने के बाद पॉलिसी जब गवर्नमेंट के लिए बनाया जाएगा, उसमें भी ये बहुत ही बैलेंस पॉलिसी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इतनी बात जो मैंने आपसे किया है, ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।